तो मेरे प्यारे साथियों, न्यू क्लासिकल एज पर एक चर्चा रहेगी आप लोगों के साथ। आइए जुड़ते हैं, कोशिश करते हैं इसको करने की। तो पहले तो एक डिक्शनरी मीनिंग, जो नियो क्लासिकल वर्ड है उसका एक डिक्शनरी मीनिंग अगर हम देखें, नियो और फिर क्लासिकल, तो नियो जो वर्ड है साथियों, इसका मतलब होता है बिफोर। ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स न्यू, NEW, न्यू। एक्चुअली नियो इज अ रोमन वर्ड। ठीक है, ये जो है NEO, नियो इज अ रोमन स्पेलिंग ऑफ न्यू। ओके, सो इट इज अ रोमन स्पेलिंग ऑफ न्यू। ठीक है, तो जो न्यू वर्ड है उसकी रोमन स्पेलिंग है ये। और क्लासिकल का मतलब मैं आपको आज अपनी स्टाइल में भी कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक्स ऑफ लिटरेचर की क्लास में बताया है साथियों कि द वर्ड क्लासिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए। क्लासिकल का मतलब क्या होता है? क्लासिकल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज टाइमलेस। ठीक है, कोई भी चीज जो टाइमलेस हो, और कोई भी चीज जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। कंपटीशन की पढ़ाई में आपको बहुत लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ती बेटा, आपको की वर्ड्स को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो की वर्ड्स आपके एग्जाम में, क्योंकि हमारा पेपर ही फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जिस भी सेंस में कहो आप, ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो हमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो नियो क्लासिकल एज में हम ये कह रहे हैं कि क्लासिकल का मतलब क्या है? एनीथिंग विच इज टाइमलेस एंड एनीथिंग विच फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशंस इज कॉल्ड एज क्लासिकल। ओके, सो नियो क्लासिकल मीन्स, अगेन अगर आप दोनों वर्ड्स को जोड़ दें तो इट मीन्स एनीथिंग विच इज क्लासिकल बट इन अ न्यूअर वे। एनीथिंग विच इज क्लासिकल बट इन अ न्यूअर वे, नए तरीके से कोई चीज जो क्लासिकल होती है उसको नियो क्लासिकल कहते हैं। तो आइए इसका एक पहले डिक्शनरी जो हम मीनिंग है उसको देख लेते हैं बेटा। ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग क्या है इसका, आइए उसको देखते हैं। तो डिक्शनरी मीनिंग क्या है कि इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब art and architecture. It is used to describe art and architecture that is based on the style of ठीक है, ancient Greece or Rome, that is based on the style of ancient Greece or Rome. ठीक है, it also means music literature that uses traditional ideas or styles. ठीक है, so what is the dictionary meaning? We have got the dictionary meaning here, that it is used to describe art and architecture that is based on the style of ancient Greece or Rome. ठीक है, it also means music literature that uses traditional ideas or styles. तो ये जो बात है कि, लेकिन जो ऊपर मैंने आपको की पॉइंटर्स दिए कि टाइमलेस का मतलब क्या है, सॉरी क्लासिकल का मतलब क्या है, एनी टेक्स्ट, एनी पीस ऑफ वर्क दैट इज, यू कैन से टाइमलेस एंड दैट फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि जो किसने एस्टैब्लिश किए थे, वो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस एस्टैब्लिश्ड बाय एंशिएंट ग्रीक एंड यू कैन से रोमन ऑथर्स। ठीक है, तो अब जो है एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो सारे बच्चे देखेंगे कि जब हम बात करते हैं
नियो क्लासिकल की ना, तो कुछ रिलेटेड वर्ड, जैसे मैंने आपको क्लासिक्स बता दिया था ना, क्लासिक्स, और एक ये क्लासिकल का मतलब बताया, और एक डेकोरम, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार यहां तक का आप देख लेंगे कि ओके है आपको। सबको ओके है बेटा? ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो बेटा हम जब तक हमारा एक चार्ट इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा वो, तो उससे पहले हम एक थोड़ा सा वर्ड, कुछ रिलेटेड टर्म्स देखते हैं, सम रिलेटेड टर्म्स। न्यू क्लासिकल पढ़ने से पहले हमें कुछ रिलेटेड टर्म्स को समझना चाहिए, उनको देखते हैं। आइए, सम रिलेटेड टर्म्स। तो इसमें एक वर्ड आता है क्लासिक्स, हम कहते हैं क्लासिक्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर है। ठीक है, तो क्लासिक्स का मतलब क्या होता है ये देख लेंगे। तो क्लासिक्स means it represents the first literature or the first canon, एक वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर, फर्स्ट कैनन ऑफ ग्रेट यूरोपियन लिटरेचर, फर्स्ट कैनन ऑफ ग्रेट यूरोपियन लिटरेचर। ठीक है, कैनन का मतलब होता है बेटा कलेक्शन, फर्स्ट कैनन ऑफ ग्रेट यूरोपियन लिटरेचर। especially written by the writers of Greece or in Rome, राइटर्स ऑफ ग्रीस, अंदर जाके लिखा रहा हूं, लाइक ग्रीस के महान राइटर, लाइक होमर, होमर को अंडरलाइन करेंगे, एंड रोमन राइटर्स लाइक होरेस, होरेस को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, राइटर्स ऑफ ग्रीस लाइक होमर एंड रोमन राइटर्स लाइक होरेस। ठीक है, यहां तक का क्लियर? एक बार ओके करेंगे सब। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कैनन का मतलब कलेक्शन बोला ना मैंने, कैनन का मतलब कलेक्शन ऑफ, स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स। ठीक है, किसी स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स को हम कैनन बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, तो इसमें जो दूसरा वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिक्स के अलावा जो आपको समझना चाहिए, डेकोरम। ठीक है, डेकोरम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेकोरम। तो हम लोग इसको हिंदी में, मैंने नोट्स में लिखाया है अपने, इसको हिंदी में हम लोग वैसे बोलते हैं मर्यादा, हम कहते हैं यार किसी चीज का मर्यादा होना चाहिए। ठीक है, और डेकोरम का वैसे एग्जैक्ट मतलब आप कहेंगे कि जो कि आपके नेट के एग्जाम्स में पूछा गया है, और आपके यहाँ के पेपर में भी आ सकता है नियो क्लासिकल से। इसका मतलब जो मैं नोट्स दे रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फिटनेस टू फॉर्म, यानी कि जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसके अप्रोप्रिएट अगर हम अपने कंटेंट को बनाएं, तो वो क्या कहलाता है, डेकोरम कहलाता है। तो अब हम कह सकते हैं अप्रोप्रिएट कंटेंट, नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटनेस टू फॉर्म तो इन्वर्टेड कॉमा में नोट करेंगे। ये डेकोरम की बात पहले किसने कही थी, जॉन ड्राइडन ने कही थी, ये भी नोट हो जाएगा, किसने कही थी,
जॉन ड्राइडन ने कही थी। और मैंने इसके लिए एक और वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, एप्रोप्रिएट कंटेंट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज यूज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज यूज, जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं लिटरेचर में, ठीक है, उसके लिए जो हम एप्रोप्रिएट कंटेंट जब हम सेलेक्ट करते हैं, यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एप्रोप्रिएट फॉर्म। तो अब मेरे पास ये चार्ट आ गया बेटा, HGR। तो अब हम इसी में रिलेटेड टर्म्स में चलते चले, तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें जो है हमारा थर्ड रिलेटेड टर्म्स में क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार नोट्स आएंगे। नए बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, पुराने बच्चों के लिए रिवीजन है। क्या है इसमें, ठीक है, अ क्विक ओवरव्यू, ठीक है, ऐसे हेडिंग डालेंगे, अ क्विक ओवरव्यू ऑफ यूरोपियन क्लासिकल एजेस। लो भाई, अब ये लेक्चर बिल्कुल हाई लेवल क्वालिटी कंटेंट बन गया। अ क्विक ओवरव्यू ऑफ, क्या कह सकते हैं हम, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर जो हमने देखा है उसका एक ओवरव्यू देख रहे हैं हम। लिटरेरी एजेस कह सकते हैं हम, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेरी एजेस। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को ढूंढ के कई सारे सोर्सेस से इकट्ठा करके लिखवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार दे दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, इसी कंटेंट की वजह से अपने केजे में जुड़ रहा है, मैं बार बार बच्चा कह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए कंटेंट में इंग्लिश में जाना नहीं है, नोट से बाहर। ठीक है, इसका कोड क्या है बाहर से, HGR कोड लिखेंगे बेटा, HGR। ठीक है, होमरिक एजेस, एज ऑफ होमर, H से क्या है, एज ऑफ होमर, H को अब बड़ा लिख लो, अंडरलाइन कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, एज ऑफ, G लिख लो, बड़ा लिख लो, अंडरलाइन कर दो, ग्रीक रेनेसा। एज ऑफ होमर, दूसरा है एज ऑफ ग्रीक रेनेसा। ठीक है, पूरा खत्म कर दिया, इसका सुपड़ा साफ है बिल्कुल, इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ। और R से क्या है, रिवाइवल ऑफ लिटरेचर, या रिवाइवल ऑफ रोमन लिटरेचर, रिवाइवल ऑफ रोमन लिटरेचर। ठीक है, तो ये आपकी 3 एजेस हैं जो जो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में मेन मानी जाती हैं। ठीक है, वहां से आप इसकी बात कर सकते हैं। तो एज ऑफ होमर में हम जानते हैं कि ये जो एज है, भैया आ रहा है समझ में, नए बच्चों को स्पेशली एक बार ओके कर दें कि हाँ सर होली स्पेशल है। ठीक है, एज ऑफ होमर ग्रीक, तो हमें पता ही है होमर ने 2 वर्क्स लिखे हैं। ठीक है, इलियड एंड ओडेसी। कुछ मजा जैसा आ रहा है क्लास में, लग रहा है कि होली के रंग, ठीक है, केजे के संग वाला टाइप में लग रहा है, इलियड और ओडेसी, है ना। और क्या बात है, एक ही को लग रहा है मगर बाकियों को नहीं लग रहा है, सब नोट करने में है। ठीक है, अच्छा कंटेंट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इलियड और ओडेसी, तो इलियड और ओडेसी ये दोनों वर्क्स लिखे हैं होमर ने। और मैंने आपको बताया है कि होमर को ब्लाइंड सीर कहा गया है। होमर को क्या कहा गया है, ब्लाइंड सीर। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। तो अंधा हम कह सकते हैं, या अंधा संत। ठीक है, सीर का मतलब होता है संत। ठीक है, और अगर आप ग्रीक रेनेसा में चले जाएं, तो ग्रीक रेनेसा का तो फेमस कोड आपको याद ही है, SPA। ठीक है, एस से क्या था, सोफोकलस, जिन्होंने लिखा है इडिपस द रेक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, पी से क्या है, प्लेटो। ठीक है, जिन्होंने क्या लिखा है भाई, रिपब्लिक, फर्स्ट यूटोपिया ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, प्लेटो का रिपब्लिक। और ए से एरिस्टोटल, जो आपके उत्तराखंड LT के कोर्स में हमार्शिया टॉपिक को कवर करते हैं। एरिस्टोटल ने लिखा है पोएटिक्स। तो मैं तीनों के वर्क्स के नाम ओरली बता रहा हूँ। सोफोकलस क्या हो गया आपका, मैंने बताया इडिपस द रेक्स। ठीक है, प्लेटो क्या हो गया, रिपब्लिक। और एरिस्टोटल क्या हो गया, पोएटिक्स। ठीक है, तो ये तीनों वर्क्स आपने याद रखने हैं, ये एज ऑफ ग्रीक रेनेसा में आए थे। ठीक है, at the same time if we keep attaching ages to them, so what will be the ages? So guys, 1200 to 800 BC, अगर हम होमर की बात करें तो 1200 to 800 BC ये आपका होमर में चले जाएंगे। और इसके बाद फिर हम बात करें ग्रीक रेनेसा, तो 800 to 200 BC ये आपका ग्रीक रेनेसा आ गया। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें आपका
रिवाइवल ऑफ रोमन लिटरेचर, तो रिवाइवल ऑफ रोमन लिटरेचर 200 BC टू 455 CE, बिल्कुल। इसमें रोमन लिटरेचर का जो टाइम पीरियड नोट करेंगे बेटा, 200 BC से 455 CE, 455 CE बहुत इंपॉर्टेंट है। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, आप सीई को एडी भी लिख सकते हैं, एनो डोमिनी, ठीक है। तो 200 BC से 455 एडी, ठीक है, ये रिवाइवल ऑफ रोमन लिटरेचर हुआ। अच्छा, एक बड़ी बात इसमें देखेंगे सारे बच्चे कि जो रिवाइवल ऑफ रोमन लिटरेचर है, इसी के अंदर जो ओरिजिनल, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ वर्ड ओरिजिनल, जो ओरिजिनल ऑगस्टन एज है, जो कि क्लासिकल लिटरेचर में रोमन लिटरेचर के अंदर मानी गई थी, किंग ऑगस्टस के टाइम पे ओरिजिनल वर्ड लिख दिया है। एक ऑगस्टन एज हमारे एज ऑफ पोप भी है, नियो क्लासिकल, जिसको हम पढ़ रहे हैं, बट अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ आज के लेक्चर में, ओरिजिनल ऑगस्टन एज की, ठीक है, जो कि लगभग आपकी कब से कब तक मानी गई, मैंने आपको बताया भी था। ओरिजिनल ऑगस्टन एज किंग जूलियस सीजर और ये सब के टाइम पीरियड्स में थी, ठीक है, आया समझ में। तो एक बार ये किंग ऑगस्टस का टाइम पीरियड देख लो गूगल करके ना, आप लोग देखना बेटा, और इधर आप कमेंट में भी लिखना, ठीक है। किंग ऑगस्टस का जो टाइम पीरियड है वो कितना था, ये आपने देखना है, किंग ऑगस्टस जो कि रोमन किंग था। तो ओरिजिनल ऑगस्टन एज ये आपको देखना है, और मतलब ओरिजिनल ऑगस्टन एज का मतलब किंग ऑगस्टस का टाइम पीरियड एग्जैक्टली कब था रोमन लिटरेचर में, वो आपने देखना है, ठीक है। तो ये जो है पूरा सुपड़ा साफ अंदर तक कर दिया मैंने। एक बार सब बोलो यहाँ पर क्लियर है, फिर इसके बाद आगे बताऊंगा। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चों ने इसमें आंसर करना है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल ऑगस्टन एज का टाइम पीरियड ओरली बता रहा हूँ, 27 BC से 14 AD, जिसको लिखना है 27 BC से 14 AD किंग ऑगस्टस का टाइम पीरियड है, ठीक है। अब इसी रिवाइवल ऑफ रोमन लिटरेचर में जो ओरिजिनल किंग ऑगस्टस या ओरिजिनल ऑगस्टन एज थी, इसमें अगर आप चले जाएं तो आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर ब्राउन कलर से शो कर रहा हूं इधर। ऑगस्टन एज में 3 महान राइटर्स हुए, ठीक है, जिनका कोड सभी लोगों को मैंने याद कराया था। क्या था बेटा बताओ, ऑगस्टन एज में कौन से 3 महान राइटर्स हुए, सारे बच्चे देखते हैं कौन सबसे पहले, कोड क्या था इनका, वो, बिल्कुल याद रखना है, वो कौन थी करके हम लोग के टाइम पर एक गाना था ना, आगे की लाइन तो छोड़ो खैर, लेकिन वो कौन थी या वो कौन था, वो, VOH, ठीक है। वो से ये आपका जैसे HGR यहाँ पर आ गया, यहाँ पर वो, तो ऐसे कोड्स को याद कर लो तो कोई सी चीज डिफिकल्ट है आपके लिए। अभी आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम है मिनिमम, जिसमें कि आप पूरी कहानी इधर की उधर कर सकते हैं। वही बात है कि आर पार कर सकते हैं, एक तरफा कर सकते हैं। एक तरफा जुमला चला था हम लोग के केजे में कि एक तरफा करना है, खाली निकालना नहीं है पेपर, इतने अच्छे नोट्स में पेपर को एक तरफा करना है। पेपर करने के बाद मतलब अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ना है, बट कॉन्फिडेंस ऐसा रखना है कि बिल्कुल हनुमान की तरह कर रहे हैं तो फिर आर पार करेंगे। जंग में भी जा रहे हैं और लड़ने का भी मन नहीं है, उससे बढ़िया जंग में ना जाएं। और अगर जा रहे हैं तो फिर या तो मारेंगे या मरेंगे, बीच की कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। बीच की स्थिति में जो आदमी रहता है वो याद रखना ना इधर का रहता है ना उधर का। तो आज के लेक्चर में आपको थोड़ा पंप अप कर रहा हूँ कि होली का त्योहार है, बिल्कुल बीच की स्थिति ना रखें आप, ठीक है। वी से क्या है, वर्जिल, ठीक है। ओ से क्या है, ओविड, और एच से क्या है, हुरेस। वर्जिल, ओविड और हुरेस, ये 3 राइटर्स जो हैं, ये आपके क्या है भाई, क्लासिकल रोमन लिटरेचर के ऑगस्टन एज के लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स, ठीक है। ये वर्जिल आप सब लोग जानते हैं, इक्लॉग्स वाले, एनिड वाले। ओविड, मेटामॉर्फोसिस लिखा है इन्होंने, मेटामॉर्फोसिस बहुत फेमस वर्क है। और इसके अलावा अगर होरेस की बात करें तो होरेस ने लिखा है आर्स पोइटिका, आर्स पोइटिका, ARS, आर्स पोइटिका। तो ये 3 लेजेंड्स हैं, आया समझ में।
अब इसके अंदर वैसे जाके एक टॉपिक और आता था पेट्रिस्टिक पीरियड, वो आपके लिए जरूरी नहीं है, बट पेट्रिस्टिक पीरियड में क्या हुआ था, जो क्रिश्चियन ऑथर्स थे उनकी राइटिंग्स का रिवाइवल हुआ था। आप लोग पेट्रिस्टिक पीरियड को ढूंढकर उस पर कमेंट करिएगा और उसको ढूंढ लीजिएगा। एक तो किंग ऑगस्टस का टाइम पीरियड आपको ढूंढकर कमेंट करना है, और एक पेट्रिस्टिक PATRISTIC पेट्रिस्टिक पीरियड विच वाज अ सब पार्ट ऑफ रोमन लिटरेचर, ठीक है, वो आपको ढूंढ के देखना है। और इसमें ये जो पूरा यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर इस शीट में मैंने बॉटम लाइन दे दी आपको, और इसका जो है एक टाइम पीरियड भी मैं यहाँ सजा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ओवरऑल समझ में आ जाए कि ओवरऑल कहाँ से शुरू हुई है कहानी। 1200 यानी कि 1200 BC से शुरू हुई है और कहाँ तक गई है, 455 AD तक गई है। तो ये पूरा 455 AD तक मोटा मोटा आप याद रखेंगे कि ये पूरा क्लासिकल लिटरेचर है, जिसमें दो एजेस कहाँ की हैं बेटा, ये ए और बी ऊपर से हल्के नीले कलर में लिख रहा हूँ, ए और बी क्या है, ग्रीक है, ये दोनों एजेस क्या हैं, ग्रीक हैं, और जो लास्ट एज है सी वाली वो क्या है, रोमन है। तो इसीलिए हम कहते हैं क्लासिकल लिटरेचर क्या है, ग्रीको रोमन है। ग्रीक और रोमन यही सारे क्लासिकल लिटरेचर के राइटर्स हैं, जिनकी वजह से हम देखते हैं कि क्लासिकल लिटरेचर ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये नियो क्लासिकल एज का एक उससे पहले का बैकग्राउंड है, ये नियो क्लासिकल एज बैकग्राउंड। ठीक है, ये इसका रिलेटेड टर्म आ गया, ऊपर से भी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी मेमोरीज जुड़ जाती हैं हमारी तैयारी में जो हमें बहुत हेल्प करती हैं कंटेंट को और ज्यादा छांटने में। क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक निकल रहा है। एक बार सब लोग ओके कर दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अरे तो स्पा तो क्लियर हो गया ना बेटा? ठीक है, सोफोकलस, प्लेटो और एरिस्टोटल। ओके, ओके, वन करेक्शन, यहाँ एस में सोफोकलस लिख दिया, ठीक है, थैंक यू फॉर द करेक्शन। यहाँ पर सोफोकलस की जगह सोक्रेटिस होगा, जी जी बिल्कुल। देखिए, वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस इट इज फॉली टू बी वाइज। ठीक है, अज्ञानता का आनंद लेते रहना चाहिए, और है भी क्या मनुष्य, गलतियों का पुतला। ठीक है, तो ये बिल्कुल सुकरात है, सुकरात, सोक्रेटिस, मैंने करेक्ट कर दिया। वन करेक्शन प्लीज, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब बताइए और भी कोई फीडबैक, कोई इम्प्रूवमेंट इसमें, एक बार सारे बच्चे अच्छे से देख लें। अब ये करेक्ट हो गया, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल लिखते हैं इसको। थ्री ग्रेट किंग्स ऑफ रोमन रिवाइवल में क्या क्या आएंगे, देखो, एक तो जूलियस सीजर आएंगे, जूलियस सीजर, मैंने आपको बताया था, सीजेरियन जो वर्ड है ना, जो प्री मैच्योर आजकल ऑपरेशन कर देते हैं फीमेल्स का, वो सीजेरियन सीजर से ही निकला है। ठीक है, वही वाले जूलियस सीजर ही हैं, शेक्सपियर ने फेमस प्ले लिखा है इन पे। फिर किंग क्लॉडियस, आई क्लॉडियस करके बहुत फेमस मॉडर्न एरा में वर्क लिखा गया है, आई क्लॉडियस, किंग क्लॉडियस भी एक महान प्रतापी राजा, अ ग्रेट, यू कैन से रोमन किंग। एंड तीसरे मैंने आपको बताई दिए जिनके रीन में जो है तीन फेमस जो है हमारे लेजेंड्स आए, उनका नाम था किंग ऑगस्टस। ठीक है, किंग ऑगस्टस के लेजेंड में, के रीन में ये जो तीन लेजेंड आए, इनका नाम था वो VOH। ठीक है, तो ये थे वर्जिल, ठीक है, फिर क्या थे, ओविड, और फिर क्या थे बेटा, होरेस। वर्जिल, ओविड और होरेस। ठीक है, आ रहा है बढ़िया से, अब और अच्छा हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, वर्जिल ने क्या लिखे, दो वर्क्स लिखे, एनिड लिखा, एनिड लिखा, और क्या लिखा, एक्लॉग्स। ठीक है, एक्लॉग्स, और उसके बाद फिर क्या लिखा बेटा, ओविड ने मेटामॉर्फोसिस लिखा, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और होरेस ने क्या लिखा, आर्स पोएटिका। लो, बन गया ये आर्स पोएटिका। ये तीनों जो वर्क्स हैं ये किसने लिखे हैं, ये VOH ने लिखे, जो कि कौन से इसमें थे, किंग ऑगस्टस के रीन में थे। किंग ऑगस्टस का रीन अभी आप लोगों ने खुद ही बता दिया, 14 नहीं क्या था, 27 BC से 14 AD, ये था शायद, एक बार ओके कर देना, 27 BC से 14 AD। ठीक है, 27 BC से 14 AD। ठीक है, तो ये जो है अब आपका बहुत बढ़िया सा बन गया। इसमें शायद इनका सीक्वेंस आगे पीछे होगा, बट फिर भी ये तीन किंग्स थे, जरूरी नहीं है इसी सीक्वेंस में हो।
आ रहा है समझ में? तो एनिड, एक्लोक्स, मेटामॉर्फोसिस, आर्स पोएटिका, ये क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बताया 3 ग्रेट किंग्स ऑफ रोमन पीरियड ना, तो नियो क्लासिकल में आपको समझ में आया। अगर मैं ऑगस्टन एज कहता हूं तो 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक तो ऑगस्टन एज ऑफ द रोमन यू नो टाइम, और इसी ऑगस्टन को अब मैं ग्रीन इंक से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसी ऑगस्टन को जब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर इसी के राइटर्स को, यानी कि ये वाले राइटर्स को ऐसे करके बना लो आप, ये दोनों से निकालो, किंग ऑगस्टस से निकालो और वर्जिल ओविड होरेस से एक अलग जो है बॉक्स बना के निकाल दो। इनका जो इमिटेशन जब हुआ, इनका इमिटेशन कहाँ हुआ है? इमिटेशन ऑफ दीज राइटर्स, ठीक है, हैपेंड इन नियो क्लासिकल एज, ठीक है। अब नियो क्लासिकल एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यहाँ पर अब इंग्लिश लिटरेचर की एज आ गई, नियो क्लासिकल एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। इन राइटर्स का इमिटेशन पूरा अंदर का जड़ कंजड़ सब निकाल के बाहर रख दिया मैंने ना। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहे हो। बहुत जबरदस्त फैक्ट आ गया कि भाई इन राइटर्स का जो इमिटेशन था, वो जब इंग्लिश ऑथर्स ने किया तो उसको नियो क्लासिकल एज बोला गया है। अब यहाँ पर कई बुक्स में उल्टा सीधा लिखा हुआ है, या कई जगह बच्चों को कंफ्यूजन है, क्योंकि ये टॉपिक ही नियो क्लासिकल चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा पूरी क्लास को कि नियो क्लासिकल एज का एम एच इब्राहम्स ने जो कोट किया, जो ऑक्सफोर्ड कंपेनियन कोट करती है, वो टाइम पीरियड आपको लिखाना चाह रहा हूँ। तो नियो क्लासिकल एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो गई आपकी 1660 से लेकर बेटा 1798 तक, ठीक है। 1798 पूरा रोमांटिक एज के शुरू होने से पहले, तो 150 सालों का जो पीरियड है, यहाँ पर आप 5 स्टार लगा लें, जितने स्टार लगाना चाहें लगा दें, ठीक है। तो 1660 से 1798 का जो पीरियड है, ये आपका ओवरऑल क्या कहा गया है? नियो क्लासिकल एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप, यहाँ पर ये जगह है हमारे पास, तो अगर हम यहाँ पर इसको डिफाइन करें तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो नियो क्लासिकल एज है, क्योंकि क्लासिकल एज तो अभी हमने देख ली रोमन में ऑगस्टन एज थी, बट नियो क्लासिकल एज के भी अगर हम देखें तो 3 खंड हैं, ठीक है। इसको मैंने कैसे याद कराया था आपका? DPJ, DPJ, ठीक है। डी से क्या है? ड्राइडन, पी से क्या है? पोप, और जे से क्या है बेटा? डॉक्टर जॉनसन। अब देखो ये इस पे और रिसर्च करी मैंने, तो आप लोगों के लिए ये लिख के ला रहा हूँ, ये ध्यान से लिखना है। यहाँ पर क्या बोला मैंने? न्यू क्लासिकल के 3 जो है क्लियर कट डिवीजन क्रिटिक्स ने किए हैं। एक तो है एज ऑफ ड्राइडन, जिसको हम रेस्टोरेशन एज भी कहते हैं बेटा, ठीक है। दैट इज फ्रॉम 1660 टू 1700 रफली, ठीक है। 1660 से 1700 का जो पीरियड है वो क्या है? डी से क्या हो गया? ड्राइडन, सर्कल भी करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब फिर एज ऑफ क्या है आपका? पी से क्या है बताओ? पोप, एज ऑफ पोप, ठीक है। अब यही पोप है एलेक्जेंडर पोप, रेप ऑफ द लॉक वाले, ठीक है। तो लगभग इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1701 से आई थिंक इनकी डेथ 1744 हुई है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना 1744 है कि 45, ठीक है। वो डेथ का जो भी ईयर है वही फाइनल होगा, ठीक है। तो 1744 है जी, ठीक है। तो 1701 से 1744 इनका क्या है? एज ऑफ पोप हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें जो फाइनल है आपके, वो क्या है? एज ऑफ जे से क्या है? जॉनसन, जे से क्या है बेटा? जॉनसन, तो एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, ठीक है। तो एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, तो ये आपकी तीसरी एज आ गई। तो तीनों को मैंने सर्कल किया। डॉक्टर जॉनसन की एज का टाइम फ्रेम क्या है बेटा? 1745 से, एक बार डॉक्टर जॉनसन की डेथ का ईयर देख लेंगे सारे बच्चे, 1784, वेरी गुड, ठीक है। डॉक्टर जॉनसन की एज है 1745 से 1784, ठीक है। तो वैसे तो टेक्निकली यहाँ पर ये एज खत्म हो गई नियो क्लासिकल, बट हम 1798 क्यों लेते हैं? आप सब लोगों को पता है कि 1798 में लिरिकल बैले आ गए थे। तो लिरिकल बैले जब आए तो ऑब्वियसली वहां से आप देखेंगे कि जो है वहां पर आप देखेंगे कि नियो क्लासिकल खत्म हो गई और रोमांटिक बढ़ गई आगे, ठीक है ना। तो एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो रही है बेटा कि एक इसमें कई जगह मैंने इवन एम एच अब्राहम्स में भी देखा, मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। एक यहाँ पर चाहे तो नोट डाल दें आप, कुछ बुक्स में 1789 भी लिखा है, न्यू एंड ऑफ न्यू क्लासिकल एज है 1789, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है।
कुछ बुक्स में 1789 को भी नियो क्लासिकल एज का एंड माना गया है। ठीक है, नोट डाल के लिख लेते हैं, एंड ऑफ नियो क्लासिकल एज, नीचे लिखा हुआ दिख रहा है ना सबको, नियो क्लासिकल एज का एंड 1789 भी माना गया है। जल्दी से बता दो बेटा कमेंट में, 1789 क्या है ऐसा इंपॉर्टेंट ईयर, क्या हुआ था 1789 में? हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चों का स्वागत, बताएं जल्दी से। ऑफलाइन तो सॉरी है ही नहीं आज। बहुत बढ़िया, दिव्या उप्रेती, रविता सिंह, निशा मंडोला, शर्मिष्ठा जोशी जी, सरजनजीत कौर, मोमेन जहां जी, रवि धोनी भाई, कविता बिष्ट मैम, सब लोगों का, मनोज बसेड़ा, बहुत बढ़िया। देखो 1789 में क्या हुआ था, मैंने बताया आपको, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, 14 जुलाई 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सिंपल सिंपल फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरा का पूरा जो है मींस हम कह सकते हैं जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको पूरा अप्रूट कर दिया। जो ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक कमेंट बोल रहा हूँ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है जिसको लिखना होगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, मैंने बोला कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन actually upheld the democratic ideals, okay, and it led to the end of aristocratic rule in France. So तो इट अपहेल्ड द डेमोक्रेटिक आइडियल्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों उतना फेमस है, क्योंकि इसने डेमोक्रेटिक आइडियल्स की जो सोच थी उसको अपहेल्ड किया, उसको ऊपर रखा, और जो एरिस्टोक्रेटिक जो एक सत्ता थी किंग लुई 16 की, ठीक है, उसको सिरे से खारिज कर दिया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोग रोमांटिक एज के बैकग्राउंड्स में पढ़ेंगे। तो अब अगर हम पूरे लेक्चर को ओवरऑल एक दिशा दें, तो ये आप देखेंगे कि किस दिशा में लेक्चर चल रहा था। मैं समरी दे रहा हूं, फिर अगर टाइम होगा तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए आप ध्यान से देखें। तो पहले तो नियो क्लासिकल एज की टर्मिनोलॉजी को समझाने की कोशिश करी, जहां पर नियो वर्ड क्या है, रोमन स्पेलिंग ऑफ न्यू से आया है। ठीक है, दिस इज द रोमन स्पेलिंग ऑफ न्यू। क्लासिकल वर्ड को मैंने बाहर से डिफाइन कर दिया, टाइमलेस होता है और रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है, उसको हम क्लासिकल कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसका डिक्शनरी मीनिंग पर गया। डिक्शनरी मीनिंग मैंने आपको बताया कि इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब आर्ट एंड आर्किटेक्चर दैट इज बेस्ड ऑन द स्टाइल ऑफ एंशिएंट ग्रीस। ये यहाँ पर हाईलाइटर भी लगा रहा हूँ, एंशिएंट ग्रीस और रोम की जो स्टाइल है उसको फॉलो इसमें किया गया। और अगर हम इसमें आगे और आए तो एंशिएंट ग्रीस और रोम की स्टाइल को फॉलो किया गया इसमें। ठीक है, इट आल्सो मींस म्यूजिक लिटरेचर दैट यूजेस ट्रेडिशनल आइडियाज। जो ट्रेडिशनल आइडियाज हैं और स्टाइल्स को जो यूज करता है उसको हम बोलते हैं। यहीं पर एक एडिशनल कमेंट दे रहा हूँ, यही कमेंट्स जो थोड़ा सा अपने अनुभव है वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो मॉडर्न, कि भाई क्लासिकल तो गुरुजी आपने बता दिया, मॉडर्न भी साथ साथ ही अगर एक कमेंट आप दे दें, तो जो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है ना, ज्ञान के इस अथाह सागर में छोटी मोटी जो मोतियां मैं जोड़ पाया उनको आपसे साझा कर रहा हूं। तो साथियों, मॉडर्न का मतलब मैंने आपको बार बार बताया है, दो आपको वर्ड नोट करने हैं। मॉडर्न लिटरेचर जब भी आएगा, बड़े मोटे इंक में लिख रहा हूं यहाँ पर, एक्सपेरिमेंटल होता है, वो प्रयोगवादी होगा, जस्ट अपोजिट है क्लासिकल के। ठीक है, बस दो ही वर्ड्स याद करने हैं आपने एलटी लेक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन फॉर नेट के लिए भी ये नोट्स बहुत सॉलिड है। ठीक है, तो और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट, कि मॉडर्न कोई भी लिटरेचर जो होगा, मॉडर्न अगर कहते हैं हम, तो वो साइकोलॉजिकल आपके एक्सप्रेशंस को दिखाएगा या साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स को दिखाएगा। ये लो, यहाँ बिल्कुल थिक इंक में लिख दिया मैंने, मॉडर्न का मतलब एक एडिशनल कमेंट कर दिया, एक्सपेरिमेंटल होगा और साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट को दिखाएगा। इन दोनों से बाहर नहीं जाएगी बात, घुमा के पूछेगा ऑप्शंस में, बट यही आंसर होगा। तो जैसे हम कहते हैं सर टीएस एलियट क्या है, मॉडर्न है। हम कहते हैं डब्ल्यू बी येट्स मॉडर्न है, तो उनका साहित्य में क्या है, प्रयोगवादिता है। ठीक है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स को किया है, फ्री बर्ड्स को किया। और हम देखते हैं कि कलेक्वल रिदम्स हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो सोसाइटी का क्या है, आइसोलेशन है, उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया है। जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो सोसाइटी है, जो बिल्कुल मेंटल क्राइसिस को गुजर रही थी, उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया। साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट उसी में आ गया, इन्फ्लुएंस ऑफ सिगमंड फ्राइड आ गया। ठीक है, सुन रहे होंगे सारे बच्चे, होपफुली ये नोट्स आपके बहुत बेहतरीन वाले बन रहे होंगे। फिर रिलेटेड टर्म्स में आते हैं, क्लासिक्स अगर हम बात करें, व्हाट इज क्लासिक्स, हम कहते हैं वर्ल्ड क्लासिक है भाई। ठीक है, शेक्सपियर वर्ल्ड क्लासिक्स हैं, प्रेमचंद वर्ल्ड क्लासिक्स हैं। ठीक है,
तुलसीदास वर्ल्ड क्लासिक। तो क्या है वर्ल्ड क्लासिक्स या क्लासिक्स? ठीक है, फर्स्ट कैनन ऑफ ग्रेट यूरोपियन लिटरेचर स्पेशली रिटन बाय राइटर्स। फर्स्ट कैनन मतलब पहला कलेक्शन है, ठीक है, ग्रेट यूरोपियन राइटर्स का, स्पेशली जो है ग्रीस में होमर और रोमन राइटर्स में होरेस, ठीक है, उसको हम क्लासिक्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड दे रहा हूँ, नोट कर लेना, यहीं पर एडिशनल कमेंट आ गया। ठीक है, एडिशनल कमेंट फिर से बहुत काम का है, खासकर डीएसएसबी का भर रहे हैं बच्चे, डीएसएसबी वाले होंगे इसमें। ठीक है, और आपके जो है इधर यूपी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इससे। तो क्या है ये कमेंट कि वर्ल्ड लिटरेचर टर्म किसने कॉइन किया? ठीक है, अब मैं ये रिसर्च करके लाता रहता हूँ, इसीलिए आप लोग इतना प्यार करते हैं। वर्ल्ड लिटरेचर, ये जो कंटेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वर्ल्ड लिटरेचर जो ये टर्म है, इसको जर्मन में कॉइन किया था पहली बार गोथ ने। अब ये क्योंकि नेट के पेपर देते रहता हूँ, आपको पता है कि इतनी बार ईश्वर की कृपा से नेट का जो अनुभव है वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। गोथ ने किया था वर्ल्ड लिटरेचर। आपको जर्मन वर्ड में जाने की जरूरत नहीं है, बट इंग्लिश में वर्ल्ड लिटरेचर, ये जो इंग्लिश लिटरेचर में कैनन में आया है टर्म, ये किसने कॉइन किया था पहली बार? गोथ, GOETHE। गोथ कौन है? जर्मन लिटरेचर के फादर हैं, फादर ऑफ जर्मन पोइट्री भी कहते हैं गोथ को। ठीक है, जिसने मेरे से पिछले सेशंस में डिटेल पढ़ाया वो जानता है गोथ के बारे में, बहुत कुछ बताया मैंने। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पर डेकोरम। तो डेकोरम वर्ड ड्राइडन ने कॉइन किया था इंग्लिश लिटरेचर में, विच मीन्स फिटनेस टू फॉर्म। ठीक है, इट मीन्स अप्रोप्रिएट कंटेंट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज बीइंग यूज्ड। तो डेकोरम की बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर चलो डेकोरम अभी बता ही दिया। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो डेकोरम बता दिया। अब इसके बाद अगर हम आगे, ये वाला तो चार्ट हाईलाइट ही है आज के लेक्चर का। नियो क्लासिकल एज का जो बैकग्राउंड है उसको हम समझाते हुए क्विक ओवरव्यू बताया यूरोपियन क्लासिकल लिटरेरी एजेस का, जिसका टाइम पीरियड इतना बता दिया है। और इसमें फिर एज ऑफ होमर को मैंने होमर के अंदर दो वर्क्स बताए, ग्रीक और सॉरी इलियड और ओडेसी, और इसका टाइम फ्रेम है 1200 टू 800 BC। देन ग्रीक रिनेसा में आपका SPA, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल आ जाते हैं, जिनका टाइम पीरियड है 800, ये 800 लिखा है, 800 टू 200 BC, ये एज ऑफ ग्रीक रिनेसा हो गया। अब इसके बाद फिर अगर हम आए रिवाइवल ऑफ रोमन लिटरेचर में, तो रोमन लिटरेचर में क्या है 200 BC टू 455 CE। ठीक है, रोमन लिटरेचर में ओरिजिनल जो है ऑगस्टन एज थी, किंग ऑगस्टस यहाँ पे किंग थे। ठीक है, और किंग ऑगस्टस के टाइम पे जो गोल्डन पीरियड था उसका राइटर्स आए, उसमें तीन मेजर, वो VOH, वर्जिल, ओविड, होरेस। ठीक है, बिल्कुल आप इनको याद ही कर लें फैक्ट्स को। और फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया थ्री ग्रेट किंग्स ऑफ रोमन रिवाइवल में, जूलियस सीजर, किंग क्लॉडियस और किंग ऑगस्टस। किंग ऑगस्टस का टाइम फ्रेम ऊपर फिर से लिख दिया आपके लिए। ठीक है, और फिर जूलियस सीजर तो हम जानते हैं, किंग क्लॉडियस, फिर ऑगस्टस के इसमें इनके वर्क्स, वर्जिल, ओविड, होरेस के वर्क्स बताए। और फिर इनको मैंने दोनों को ग्रीन कलर से यहाँ पे लिखा है कि इमिटेशन ऑफ दीज राइटर्स हैपेंड इन न्यू क्लासिकल एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर व्हिच इज फ्रॉम 1660 टू 1798। ठीक है, फिर मैंने ये बताया कि इस एज में, न्यू क्लासिकल एज में, DPJ, ड्राइडन, पोप और डॉक्टर जॉनसन। ठीक है, ये जो है आपका ड्राइडन का टाइम फ्रेम बता दिया, बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, 1660 से 1700। पोप का टाइम पीरियड मैंने बताया, एज ऑफ पोप 1701 टू 1744। ठीक है, और फिर एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन बताया मैंने 1745 टू 1784। ठीक है, यहाँ पर एक कमेंट एडिशनल नोट है कि एंड ऑफ न्यू क्लासिकल एज समटाइम्स इज आल्सो गिवन एज 1789, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ईयर माना गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर न्यू क्लासिकल खत्म मानी जाती है। यहाँ पर एक और कमेंट कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही हेल्प करने वाला है आपकी। तो ये कमेंट नोट करेंगे सारे बच्चे, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे। देखो बेटा, ये मैंने ये वाला कमेंट पहले नहीं बताया, कल की रिसर्च जब मैं कर रहा था आपके लिए, तो नया पॉइंट है। अपग्रेड्स भी सुनते रहा करो, ठीक है, पुराने को भूलना नहीं है और नए को साथ लेना है। बस लाइफ का सूत्र ही यही है, पुराने को भूलना नहीं है। पुराना भूल जाओगे तो वो डिसलॉयल्टी है, याद रखना। और नए को साथ जरूर लेना है, नए को साथ नहीं लोगे तो ज्ञान का आपका जो है आपका ज्ञान बढ़ेगा कैसे? ठीक है, तो पुराने को भूलना नहीं है और नए को साथ लेना है। ठीक है, और एक और सूत्र है कि जो झेल गया वो खेल गया। ये सूत्र है भाई हमारे एग्जाम के। जो झेल गया, जो इस प्रेशर को झेल गया वो खेल गया, वही खेलेगा।
जो इस प्रेशर को एब्जॉर्ब करेगा। धोनी आज धोनी इसलिए है क्योंकि वो लास्ट में आकर भी लास्ट बॉल तक मैच ले आते थे और वहां से जीत के ले आते थे मैच को। तो जो झेल गया वो खेल गया। ये कुछ अपने नुस्खे हैं, कुछ सूत्र हैं जो अपने 15 सालों के अनुभवों को निचोड़ के आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और दूसरा क्या बोला कि पुराने को भूलना नहीं है, नए को साथ लेना है। ये बहुत गहरी गहरी बातें हैं। पुराना भूल जाओगे तो भी कोई फायदा नहीं है, और नया पढ़ते रहोगे, पुराना भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है। और जो है पुराना ही रखे रहोगे, नया अपग्रेड नहीं करोगे, कंपटीशन में वैसे नहीं निकल पाओगे। तो भैया दोनों का एक सामंजस्य, एक डेलिकेट बैलेंस आपको बना के चलना पड़ेगा। मानते हैं कि नहीं सभी लोग सहमत हैं? तो अब देखिए यहाँ पर जो नया है वो क्या है सर। तो नया ये है सर कि भाई जो एज ऑफ ड्राइडन है, यहाँ पर देखो ये इसमें इसी में डायग्राम में शो कर रहा हूँ। एज ऑफ ड्राइडन को नियो क्लासिकल एज के अंदर इसको क्या कहा गया है? लिबरल कहा गया है, लिबरल एज कहा गया है। ठीक है, लिबरल मतलब स्वतंत्र, उन्मुक्त, जो थोड़ा सा खुली छूट दे चीजों में, बिल्कुल जो है स्ट्रिंजेंट ना करे, टाइट ना करे। तो लिबरल, लिबरल सोच के राइटर कहे गए हैं ड्राइडन। और ये जो दोनों हैं भैया, पोप और डॉक्टर जॉनसन, ये उल्टा है इस एज में। ठीक है, मतलब जो पहले आए हैं राइटर ड्राइडन, वो लिबरल सोच के माने गए हैं नियो क्लासिकल के, और जो पोप और डॉक्टर जॉनसन आए हैं, अब ये सुन लो इन्होंने क्या किया। ड्राइडन ने हीरोइक कपलेट लिखे, लेकिन पोप और डॉक्टर जॉनसन ने उस हीरोइक कपलेट को क्या कर दिया? क्लोज्ड कपलेट कर दिया। तो क्लोज्ड कपलेट कर दिया तो इन्होंने क्या करा? लिबरल जो उसके एस्पेक्ट थे उसको हटाया, और उसकी जगह उसको क्या कर दिया? और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया। एक वर्ड यूज किया जाता है स्ट्रिंजेंट, मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड भी यूज करना सीखो। स्ट्रिंजेंट, STRINGENT। तो स्ट्रिंजेंट मतलब कि टाइट, बिल्कुल बांध के रख दिया। स्ट्रिंजेंट यूज करा है इन्होंने नियो क्लास। तो इन दोनों के ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख देना कि इन्होंने जो है स्ट्रिंजेंट यूज किया है, और ड्राइडन ने क्या किया है? लिबरल यूज किया है। अगर और बढ़िया बनाना है तो लो भाई, तो लिबरल के ऊपर लिख दो ड्राइडन ने क्या किया? रिवाइवल ऑफ हीरोइक कपलेट किया। ठीक है, ये क्लास का क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं आज मैं। ड्राइडन ने क्या करा? हीरोइक कपलेट का यूज किया लिबरल में। ठीक है, और स्ट्रिंजेंट में अगर बात करोगे, स्ट्रिंजेंट मतलब बिल्कुल टाइट, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म, तो वो क्या किया? यहाँ पर स्ट्रिंजेंट के ऊपर से निकाल दो। ये पक्का क्वेश्चन आएगा, पोप और डॉक्टर जॉनसन ने क्या किया? तो पोप और डॉक्टर जॉनसन ने क्या कर दिया? इसी कपलेट को क्लोज्ड कपलेट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, एंजैपमेंट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रन ऑन लाइंस नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि भैया हमारा कपलेट 2 लाइन के फॉर्म के साथ ही फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये थोड़ा ज्यादा उन्होंने कठोर बना दिया इसको। ठीक है, ये है आपका जो है नियो क्लासिकल एज का एक मतलब पहला एक ताबड़तोड़ जिसे हम कह सकते हैं कि ओवरव्यू। ठीक है, होलियों का त्योहार है ही, गुजिया बनाने में सब व्यस्त हैं, तो ज्यादा समय मैं क्या ही लूं आपका। लेकिन मैंने कोशिश करी है कि जो भी थोड़ा बहुत आता था उसको आप लोगों के साथ साझा करने की। और एक ये भी कोशिश है कि आप लोग, प्रयास ये नहीं है कि हम इसमें अर्निंग के लिए कह रहा हूँ, प्रयास ये है कि अच्छा लग रहा है तो आप लोग बताएं सबको, ताकि ये बात दूर दूर तक जाए। हमारी जो रिसर्च चल रही है उसको सब लोगों का, साथियों का साथ मिले, है ना। तो जाते जाते साथियों की त्योहार उत्सव का कमेंट एक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग त्योहार और उत्सव के इस माहौल में प्रेम और कोई भी कट्टर सोच को अवॉइड करें। मॉडरेशन और बिहेवियर में लव, और सब लोगों को जी बोर्ड पे भी जो है रंगों की होली जैसी हो रही है, तो मैं आप सब लोगों को दिल से, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों का इतना प्यार है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम सब लोग पॉजिटिव रहें। पेपर 1 की तैयारी बहुत ज़रूरी है, अपनी तैयारी करें। और याद रखेंगे कि एक साधे सब सधे, सब सधे सब जाएं। अगर हम एक को साधेंगे, यानी कि अगर हम अपने लक्ष्य पर फोकस रहेंगे कि मुझे एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है अभी। कई बार बच्चे नेट और लेक्चर में डाइवर्सिफाइड नहीं करना है अभी, अभी अपने लक्ष्य को बिल्कुल केंद्रित करना है। और उसके हिसाब से बिल्कुल कठोर तपस्या, कठोर साधना, दिन प्रतिदिन, 1 by 1, एक एक दिन करके आपको जारी रखनी है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो मेरे को लगता है कि डेफिनेटली इस बार भी हम लोग अपने आप को सरप्राइज करेंगे और अपने ही पुराने लक्ष्य को भेद लेंगे। तो इसीलिए आप लोगों के साथ बस यही है कि खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी ब्लेसिंग्स हैं हम सबकी। और ठीक है,
तो वही है कि अपना कारवां के साथ कुछ इस तरह से चल ए नज़ीर कि जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले। थैंक यू।